तो बेटा आज की क्लास यहीं से स्टार्ट हुई है एंड दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। और इस क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट एब्जॉर्ब्ड इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस आपको गिवन है, ठीक है। और आपको बताना है कि वर्क डन कितना है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा एंड हीट एब्जॉर्ब कितना है, ठीक है। यस बेटा यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, आज की फर्स्ट थिंग ऑफ टुडेज क्लास ओनली। यस, वेरी गुड। तो वेदांत ने एक जो आंसर दिया है दैट इज करेक्ट ओनली, तो पार्शियल आंसर है, बाकी सारी चीजें भी बतानी बाकी है आपको, है ना। गुड सिद्धांत। चलिए जल्दी जल्दी, आपको याद है ना क्या था। वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया enclosed by the cyclic curve। ओके डन दैट, दिस वाज द सफिशिएंट टाइम फॉर यू बच्चों। इतने टाइम में हो जाना चाहिए था, है ना। हीट एब्जॉर्ब नेगेटिव है, इसका मतलब हीट रिलीज हुई, ओके। और हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव है, इसका मतलब सच में एब्जॉर्ब ही हुई, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिना सोचे समझे डायरेक्टली जीरो, क्योंकि ड्यूरिंग द एंटायर साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो एबी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगी, बीसी में भी होगी, सीडी में अब हो सकती है या रिलीज भी हो सकती है, जो भी है, और डीए में भी ऐसा ही कुछ होगा। तो ओवरऑल यदि देखा जाए बेटा तो जो टोटल हीट मतलब वी कैन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, ओके। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्क डन। वो क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था एरिया अंडर पीवी साइकिल, तो 1/, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1500 माइनस 500, 1500 माइनस 500 इंटू 10⁻³ क्योंकि देखो बेटा किलो पास्कल लिखा है ना, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, 10⁻³ पास्कल से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ चेंज इन वॉल्यूम। वो कितना है बेटा, मतलब कहने का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोल सकते हैं ना। तो वो कितना होगा, 0.8 में से किसको माइनस करोगे आप, 0.2 को। तो 0.8 माइनस 0.2 इंटू 10⁻³, ओके, इंटू 10⁻³ अब हम लोग इनको करते हैं, तो ये कितना आ रहा है, 10⁻6, और वो 10⁻9 हो गया, मल्टीप्लाइड विथ ये कितना है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है 0.6 आएगा, है ना। तो आंसर इज 6 × 10⁻8 जूल्स। किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ आया, ओके। यस। हाँ, ठीक है ना बेटा। 1500 में से 500 किया तो 1000 बचा, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ आप बोल सकते हो 10⁻9 हो गए तीनों मिला के, है ना। और फिर वहां कौन है, 0.8 माइनस 0.2, आपको ये मिल गया 6 × 10⁻8 जूल, ओवर, डन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़े, बोलिए। यस। तो बेटा बहुत इजी सी चीज है ना। अब जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो है कर्व का कन्वर्जन। कहने का मतलब आपको एक टाइप का कर्व दे दिया और फिर आपको दूसरे टाइप का कर्व बनाने के लिए बोला जाता है ना। तो वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो मैं उसी की बात करूंगा अब। सो बच्चों ये वाला नोट किया, आगे बढ़े। बेटा वाई डिड वी मल्टीप्लाई 10⁻³ बेटा 10⁻³ देखो किलो पास्कल लिखा है ना,
तो किलो पास्कल का ये 10⁻³ आया। ओ ओ ओ सर, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर सिर्फ मीटर क्यूब है ना, ये लास्ट वाला 10⁻³ नहीं आएगा। या अरे यार, यहाँ पर मुझे लास्ट में 10⁻³ नहीं लिखना था। सॉरी 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 बच्चों, ये ओके 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 बेटा, ये सिर्फ मीटर क्यूब है ना, मैं 10⁻³ मीटर क्यूब समझ गया। ओके, ओनली मीटर क्यूब। बेटा लास्ट में 10⁻³ नहीं आने वाला है ना, मैंने गलती से लिख दिया। अभी कितना आएगा? कोई बोला भी नहीं इतनी देर से, क्या बात है? हर्षल ने बोला। चलिए, आंसर इज 6 × 10⁻⁵। बेटा ये मुझे चैट में किसी ने आंसर दिया था और वो बिल्कुल सही है, यही आंसर करेक्ट है ना? ओके, एक्चुअली मैं 10⁻³ मीटर क्यूब देना चाहता था, तो मेरे मन में वही रह गया, क्योंकि मैं वो डेटा देना चाहता था, लेकिन मैं लिखना भूल गया उस वक्त, तो इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, गुड, वेरी गुड हर्षिल एंड सिद्धांत, बिल्कुल सही आंसर है ना? बेटा हम लोग एटीएम में बात नहीं करते हैं, हम पास्कल में बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तो वर्क है, तो वर्क तो जूल में होगा। अच्छा, हीट कितनी आ जाएगी? तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और वो भी इतना ही आ जाएगा, 6 × 10⁻⁵ जूल ओवर। ठीक है, और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। डन डन डन। क्यों पॉजिटिव लगा है? क्योंकि पीवी साइकिल इज क्लॉकवाइज। यदि पीवी साइकिल क्लॉकवाइज है तो वैसे भी पॉजिटिव ही आता है वर्क, है ना? तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। यदि पीवी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होता, यदि ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो है क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज होता, तो वर्क डन नेगेटिव आता। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा सब कुछ। बेटा 6 × 10⁵ इज द फाइनल आंसर है ना, मैंने यहाँ पर लास्ट में 10⁻³ एक्स्ट्रा लगा दिया था, वो नहीं चाहिए एक्चुअली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक पीवी कर्व आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला है कि ड्रॉ कॉरेस्पॉन्डिंग टीवी कर्व एंड पीटी कर्व। तो टीवी कर्व और पीटी कर्व आपको ड्रॉ करना है। तो बेटा यहाँ पर आपको बोला है ये प्रेशर और यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है? ओके बच्चों, तो देखो, देख के ही पता चल रहा है कि आपको आपको इसको पार्ट बाय पार्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जर्व करो, बी से सी, और सी से डी। आप इस तरह से ऑब्जर्व करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना? या, चलिए, तो यहाँ पर लेट से प्रेशर बोला है पी नॉट, तो यहाँ पर 2p0। यहाँ पर लेट से वॉल्यूम इज v0, यहाँ 2v0। ठीक है, कुछ डाटा नहीं है, बस ऐसे ही वैल्यूज गिवन है, और ये सारी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस है ना, ये सारी स्ट्रेट लाइंस है। यस बेटा, तो आपको क्या करना है, इस कर्व को देखना है, इस पीवी कर्व को देखना है, और इसको देख के आपको ना टीवी कर्व एंड पीटी कर्व ड्रॉ करना है। ओके, टीवी कर्व मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व, एंड पीटी कर्व। एक बार ट्राई कीजिए आप, मैंने सारी प्रोसेसेस आपको पढ़ाई है, सारे बेसिक रिलेशंस आपको पता है, तो बस उन्हीं को सोच के इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, यू कैन डू इट। देखो, आपको एक एक करके प्रोसेस ऑब्जर्व करना है ना, यानी कि ए से बी किस टाइप की प्रोसेस है, तो अकॉर्डिंगली आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है ना? बी से सी किस टाइप की प्रोसेस है, अकॉर्डिंगली आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। सी से डी, डी से ए, तो ऐसे पार्ट बाय पार्ट आपको ऑब्जर्व करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? कौन सा? टीवी एंड पीटी। गिवन कौन सा है? पीवी कर्व। पीवी कर्व इज गिवन। सो बेटा मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, ड्रॉ कॉरेस्पॉन्डिंग टीवी एंड पीटी कर्व फॉर द गिवन पीवी कर्व। पीवी कर्व गिवन है, उसको देख के आपको टीवी एंड पीटी ड्रॉ करना है। ओके बच्चों, कर पा रहे हो? यस और नो? सर हाँ बेटा। सर एरो से फर्क पड़ेगा, लाइक आइसोकोरिक या बेटा फिर एरो आइसोबैरिक। एरो सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है ना, एरो सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है।
आपको एरोस से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये पता चल रहा है कि ए से बी जा रही है प्रोसेस, बस ये दिखा रहा है ना। ओके सर। बेटा टीवी कर्व मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व, पीटी कर्व मतलब प्रेशर टेम्परेचर कर्व। ओके, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना बेटा, टीवी कर्व का मतलब क्या है, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं उसको टीवी कर्व बोलते हैं बस। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, मैं इनमें से एक मैं करता हूँ, एक आप कीजिएगा, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टीवी कर्व, टीवी कर्व ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो कैसे होगा, तो मैं यहां पर सबसे पहले टी लिख लेता हूं y एक्सिस पर, और x एक्सिस की जगह मैं लिख लेता हूं v। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो a पॉइंट है यहां से कर्व स्टार्ट करते हैं अपन, तो a से गया b, है ना। तो a पर वॉल्यूम v नॉट था और b पर भी वॉल्यूम सेम ही है, v नॉट है। इसका मतलब a से b तक की जो प्रोसेस है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको यहां से शुरू कर दो इसको, लेट से यहां पर मान लो ए पॉइंट, और यहां से कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो बेटा वॉल्यूम इंक्रीज कर दो आप। ठीक है, ये मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कहां तक, सॉरी सॉरी सॉरी, वॉल्यूम कांस्टेंट रख लो यहाँ पर, और टेम्परेचर इंक्रीज कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वहां पर क्या होता है, बोलो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या लिखवाया था मैंने, मैंने आपको लिखाया था ना कि यदि V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो मैंने वही किया है ना, मैंने वही किया है, यहां से यहां तक मैंने क्या कर लिया बेटा, मैंने यहां से यहां तक डायरेक्टली टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया। ठीक है, समझ पा रहे हो, प्रेशर इंक्रीज, देखो पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर इंक्रीज तो टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, दैट्स ऑल। तो इतना समझ में आया। ओके, तो मान लिया कि यहाँ कुछ टेम्परेचर टी नॉट होगा, तो बेटा आप देख सकते हो प्रेशर डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो बेटा टेम्परेचर टू टी नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टू टी नॉट। ओके, नेक्स्ट, इतना तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बीसी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो ए बी के लिए हो गया। अब मैं बीसी प्रोसेस की बात करता हूं, तो वहां पर प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर बीसी प्रोसेस, है ना, बीसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस और नो। तो जब ये यहाँ था वॉल्यूम वी था, कहां पर? बी पर वॉल्यूम वी नॉट था, और जब ये सी पर पहुंचा तो वॉल्यूम डबल हो गया, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ही तो कर्व है, ये प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ आया? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, कहां से? बी पॉइंट से। तो ये तो ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ड्रॉ करो यहां से, और कहां तक ले जाओगे? टेम्परेचर को डबल करो, यहाँ टू टी नॉट है, टू टी नॉट से टेम्परेचर बढ़ के कहा पहुंच जाएगा? फोर टी नॉट पर। बेटा जब ये आप यहाँ तक ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पर आप टेम्परेचर डालोगे फोर टी नॉट। ठीक है, क्या डालोगे? फोर टी नॉट, ये फोर टी नॉट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो ए से गया बी, बी से गया सी। ठीक है, अब सी से डी किस टाइप की प्रोसेस है, तो हम बोल देंगे कि सी से डी में देख लो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टू वी नॉट है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर सी डी प्रोसेस। लेकिन वॉल्यूम देखो टू वी नॉट कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर का क्या हो रहा है? प्रेशर टू पी नॉट से पी नॉट आ रहा है, तो बेटा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। वो टू पी नॉट से पी नॉट आ रहा है, इसका मतलब आप समझ लो कि टेम्परेचर जो है वो फोर टी नॉट से कितना हो रहा है? फोर टी नॉट से टू टी नॉट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर फिर से एक वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, कहाँ तक? टू टी नॉट तक। ठीक है, ये खींच ली मैंने, है ना। और इस पूरी जगह पर क्या है? वॉल्यूम टू वी नॉट है। ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, फाइनली यहाँ से यहाँ तक आप क्या करोगे? इस तरह से आप
फाइनल कर्व जो है वो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगा। समझ पाए? यस दोस्तों, क्या आप मेरी बात समझ पाए? Yes. गुड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, दैट्स ऑल। ये आ गया, क्योंकि लास्ट वाली प्रोसेस किस टाइप की थी? लास्ट वाली फिर से आइसोबारिक थी ना, तो P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर द लास्ट प्रोसेस। कौन सी है वो? D से A की प्रोसेस है। इसका मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो वॉल्यूम 2V0 से V0 आ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हुआ? हाफ हुआ। इसका मतलब टेम्परेचर भी और हाफ हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर विल अगेन बिकम T0। गॉट इट? ये सिंपल सी बात थी। सर पर दोनों लाइन ओरिजिन पर मीट नहीं हो रही जब डायग्राम ड्रॉ करते। हाँ बेटा, वो ड्रॉ करने का थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअल में। कर्व कुछ लाइक मतलब ये मैंने ड्रॉ सही से नहीं किया है। ठीक है, समझ पाए? आई गेस नहीं, लाइक आई एम आल्सो ड्राइंग दोनों लाइन, जो स्ट्रेट लाइन से वो नहीं मीट नहीं हो रही ओरिजिन। हाँ बेटा, वो अपने को ड्रॉ करना नहीं आ रहा है इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बाकी आप प्रॉपरली यदि मेजरमेंट लेकर ग्राफ में ड्रॉ करोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ में ड्रॉ करोगे ना तो बेटा ग्राफ में अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ओके सर। सर एंड C2D आपने वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट लिया ना? नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया। बेटा तो A से B वॉल्यूम कांस्टेंट, B से C प्रेशर कांस्टेंट, C से D वॉल्यूम कांस्टेंट और D से A फिर से प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, हाँ यस सर। तो बेटा ऑब्वियसली आपको यहाँ पर लास्ट वाला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं मिल रहा होगा। इसको आपको थोड़ा ध्यान से करना है तो हो जाएगा, है ना। यदि इसको हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं ना तो पक्का आपको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही मिलती है, लेकिन ग्राफ नहीं है हमारे पास, हम तो रफली ड्रॉ कर रहे हैं। ओके बेटा, बी से सी किस टाइप की प्रोसेस है? ये देखो, बी से सी ये रही। बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, 2P0 है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम डबल हुआ। बेटा जब कभी भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर? V0 से कितना हो गया? 2V0, है ना। तो टेम्परेचर यहाँ पर कितना था बेटा? जब बी पर था तो वो 2T0 था, तो T2T0 से डबल होकर 4T0 हो जाएगा। ओके, सर एंड क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर? सर हमने पॉइंट ए को लेकिन द मिडिल ऑफ द ग्राफ इसलिए लिया ना क्योंकि इनिशियल हाँ बेटा, प्रेशर था तो यस इनिशियल बेटा, ताकि टेम्परेचर थोड़ा था। अच्छे से ड्रॉ कर पाए ना। नहीं ओके, नहीं, इनिशियल प्रेशर था तो इनिशियल टेम्परेचर भी होगा ना, दैट हाँ वाज। बेटा बिल्कुल। ओके ठीक है, समझ पाए? बस इतना लिखना काफी है, हो गया आपने लिया ना। या ये वाला मैंने ड्रॉ किया टीवी कर्व। अब नेक्स्ट पीटी कर्व आपको ड्रॉ करना है। पीटी कर्व, प्रेशर टेम्परेचर कर्व आपको ड्रॉ करना है। ट्राई दिस बेटा, ऐसा क्वेश्चन जेई में आता है, ठीक है, मेन में भी आता है, और वो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत बहुत चांसेस है ना, क्योंकि ये बहुत इजी भी है। सिर्फ आपको पार्ट बाय पार्ट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है और ड्रॉ करना है बस। हाँ, अब आपको पीवी कर्व को देख के किसको ड्रॉ करना है? पीटी, प्रेशर टेम्परेचर कर्व को। ये बेटा सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, हो जाएगा। ट्राई कीजिए। सर डी पॉइंट इसमें 2T0 पे है ना, टीवी कर्व हाँ में? बेटा, यस, D.2T0 पर है। ओके सर। ओके, या बेटा ट्रेपेजियम ही आएगा वैसे तो। चलिए, तो अब हम ड्रॉ करते हैं पीटी कर्व, प्रेशर टेम्परेचर कर्व। पीटी कर्व, बेटा पीटी कर्व कैसा आएगा देखते हैं ना। तो यहां पर मैं ले लेता हूं प्रेशर,
यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस ए बी, तो प्रोसेस ए बी के लिए क्या था बेटा, प्रोसेस ए बी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कौन कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने, है ना, ये दोनों के लिए लिखा हुआ है, ये दोनों के लिए ही कॉमन रहेगी ये बात। तो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप एक काम करो कि यहां से स्टार्ट कर लो, इनिशियल प्रेशर पी नॉट था ना, तो पी नॉट से स्टार्ट कर लो, ओके। तो मैंने यहाँ पर कहीं अज्यूम कर लिया कि ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब इनिशियल टेम्परेचर को आप ले लो टी नॉट, है ना, यहाँ पर टेम्परेचर मैंने टी नॉट ले लिया। चलिए, सबसे पहली कंडीशन क्या थी बेटा, एबी प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये प्रेशर है, तो इसको टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, देखो पहले में क्या हो रहा था, पी नोट से टू पी नोट जा रहा है, तो हम भी वही करते हैं, पी नोट से टू पी नोट तक इस प्रेशर को डबल कर लेते हैं, ये पी नोट से टू पी नोट तक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी यहाँ पर डबल हो गया होगा, यहाँ टू डी नोट हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बोला है सेकेंड प्रोसेस बीसी है, बीसी में कौन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बेटा ये प्रेशर को कांस्टेंट करो और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमें पता है वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, यदि वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल होगा। यहाँ टू टी नॉट से टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाएगा, फोर टी नॉट पहुंच जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, बच्चों ये समझ आया। बेटा आपको क्या बोला है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखो और वॉल्यूम को डबल करो, ठीक है। ये वॉल्यूम को मैंने डबल कर लिया। नेक्स्ट, अगेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखो नेक्स्ट सीडी प्रोसेस इज वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर टेम्परेचर का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। और जो लास्ट आपको बोला है वो क्या है, तो लास्ट में प्रेशर कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो ये प्रेशर कांस्टेंट, तो ये V इज प्रोपोर्शनल टू T, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये टू टी नॉट तक आ रहा है, समझ पाए। ये ऐसा 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 और ऐसा, ABCD इस टाइप का दिखेगा कर्व, ओके। समझ आया दोस्तों। Yes. Yes. So that's all. So this is pressure temperature curve, PT कर्व, जिसमें ये जो AD और BC दिख रही है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टेम्परेचर वाला एक्सिस है ना, मतलब एक्स एक्सिस, और बाकी दो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आंसर, सर वापस सेम प्रॉब्लम हो गया, CD इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ बेटा वो अपनी ड्रॉ करने की प्रॉब्लम है, यदि आप प्रॉपरली ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं ना तो बहुत अच्छे से होता है, ठीक है ना, ओके। यस तो बेटा VT एंड PT कर्व हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आगे बढ़े, ड्रॉ किया, डन। सो बच्चा लोगों, इतना तो हम सभी को समझ में आ गया। अभी मैं नेक्स्ट ले लेता हूं एक क्वेश्चन और फिर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है, ओके। मैं आपको टू क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा, और उन टू क्वेश्चंस को आपको जस्ट 2 मिनट्स में सॉल्व करना है, ठीक है ना। बेटा कोई भी दो क्वांटिटी y इज प्रोपोर्शनल टू x होता है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन ही होता है हमेशा, है ना। यदि y इज प्रोपोर्शनल टू x,
या फिर y इज इक्वल्स टू 4x ऐसा लिखा है, या कुछ भी ऐसा y इज इक्वल्स टू kx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला कर्व आता है। ठीक है, स्लोप चेंज हो सकती है लेकिन लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन ओनली। हाँ, यदि इंटरसेप्ट आ जाए तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। ठीक है, चलिए सो अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं, एक कर्व दिया है, लेट्स से टीवी कर्व है, ओके, और आपसे पूछा है फाइंड द वर्क डन। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस, फॉलोइंग साइक्लिक, सॉरी CYCLIC साइक्लिक प्रोसेस। ओके, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन, बेटा नंबर ऑफ मोल्स को n ले लेना है ना, नंबर ऑफ मोल्स को n ले लेना। तो कुछ इस टाइप का कर्व है, ये प्रेशर है और यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है, या तो बेटा ये मैंने प्रेशर टेम्परेचर कर्व ड्रॉ किया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर P1 ले लो और यहाँ पर प्रेशर P2 ले लो, यहाँ पर टेम्परेचर T1, T2, T3 एंड T4 ले लो। ठीक है, इस तरह से। ओके बच्चों, तो ये आपके हो गए प्रेशर टेम्परेचर कर्व। और आपको इस कर्व को देख के क्या करना है, आपको वर्क डन फाइंड करना है। टेक नंबर ऑफ मोल्स n, ओके, नंबर ऑफ मोल्स n। ठीक है, n लेना है आपको। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से, जो भी आंसर आएगा T1, T2, T3, T4 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, एक एक प्रोसेस को ऑब्जर्व करते जाओ, नेमिंग दे दो ABCD, है ना, ABCD, एक एक को ऑब्जर्व करते जाओ। AB को ऑब्जर्व करो किस टाइप की प्रोसेस है और उसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, याद है आपको। ठीक है, यू हैव ओनली 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जल्दी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ 2 लाइंस का है ना, बस आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। किसी को क्लिक हो रहा है? Sir, 1 second. ये Sir, I know the formula, but I don't understand how to put it for several values of t. बेटा एक एक प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड कर लो ना, पहले A से B के लिए फाइंड कर लो, फिर B से C के लिए फाइंड कर लो, फिर C से D के लिए फाइंड कर लो, फिर D से A के लिए फाइंड कर लो और सारे वर्क को ऐड कर लो। ठीक है, सर ए बी और सी डी के लिए तो 0 आएगा। ओके गुड, सही है, बिल्कुल सही है। BC and I think DA will have 0 B, C and D, A because will pressure have is 0। constant. Because pressure is constant. बेटा प्रेशर कांस्टेंट होने से वर्क थोड़ी 0 होता है, हाँ, चल, वॉल्यूम चल। कांस्टेंट होने से हाँ, 0 होता है, राइट? So AB and CD will have 0. यस, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो कि फॉर, सॉल्यूशन कर रहा है ना, फॉर AB एंड CD, फॉर AB एंड CD प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल है। तो इट इंप्लाइज दैट द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसका मतलब WAB इज इक्वल्स टू WCD इज इक्वल्स टू 0। तो
ए बी प्रोसेस और सी डी प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ले लेता हूँ फॉर बी सी प्रोसेस, तो फॉर बी सी प्रोसेस है ना, तो बीसी प्रोसेस के लिए क्या है बेटा, आप देख सकते हो प्रेशर इज कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो फॉर बीसी प्रेशर इज कांस्टेंट। और बेटा जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, पी डेल्टा वी, या फिर उसको आप एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो। तो वर्क डन इन बी सी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो T3 माइनस T2। ओके, ये हो गया बीसी प्रोसेस के लिए। और फिर लास्ट फॉर डी ए, वहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो वहां पर भी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, कितना है बेटा P1। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन इन डी ए प्रोसेस, जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है आप पी डेल्टा वी या फिर एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो। तो यहाँ पर पी डेल्टा वी से तो आएगा नहीं, यहाँ पर एन आर डेल्टा टी से आएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, एन आर डेल्टा टी। तो ये फाइनल टेम्परेचर T1 है और इनिशियल टेम्परेचर T4 है ना, क्योंकि डी से ए जा रही है ना प्रोसेस, इसीलिए इसलिए टोटल वर्क डन कितना हो गया, तो टोटल वर्क डन फॉर द साइकिल ए बी सी डी ए इज डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए प्लस डब्ल्यू सॉरी सी डी प्लस डी ए। तो ये आप यदि ऐड करते हो तो एन आर, और फिर इनको ऐड करो, देखो T3 माइनस T2 T1 माइनस T4, ये T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4 इज द फाइनल आंसर। ओवर, खत्म, ये आंसर है। क्या आप इसे समझ पाए बेटा? पी डेल्टा वी क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं गिवन है ना, आपको वॉल्यूम नहीं गिवन है तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। आपको टेम्परेचर गिवन है तो टेम्परेचर की फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, ऐड कर रहे हो? हाँ तो वर्क तो सारा ऐड ही होगा ना, सर बट बाकी दिए वर्क का नहीं। जो बेटा वर्क का साइन ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा, T1 माइनस T4 ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क होगा, तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यूज यदि इनकी डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना, अच्छा ओके सर। क्योंकि T1 इज लेस देन T4, हमें पता है ये बात, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। WBC पॉजिटिव आएगा, WDA नेगेटिव आएगा। ओके, समझ पाए, कोई दिक्कत? यस दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो, ये समझ में आया ना तो साइन कब डालते हैं अब, मतलब ऑलरेडी? बेटा? साइन अपने को देखो, जब आपके पास कोई इस टाइप का कर्व है जिसके लिए आपको पार्ट बाय पार्ट प्रोसेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, जैसे कि एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो बेटा इसमें आपको खुद को अपने से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि अपने से खुद से साइन डालना पड़ेगा। एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं, ठीक है बेटा? यहाँ पर आपको दे रखा है कुछ इस टाइप का कर्व, लेट्स से द कर्व इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है बेटा? जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, इस लोअर मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर पी नॉट ले लो, और इस हाईएस्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर 2 पी नॉट ले लो, और इसके ऊपर मैंने इस टाइप से ये ड्रॉ कर दिया है साइकिल की डायरेक्शन। बेटा इस तरफ जो ये है ना, यहाँ पर वॉल्यूम वी नॉट ले लो और यहाँ पर वॉल्यूम 2 वी नॉट ले लो, ठीक है? फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको साइन खुद से लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट प्रोसेस को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा ये क्या है, एक तरह का एलिप्स बोल सकते हो आप। एलिप्स का एरिया फाइंड करना आता है? बोलिए। नो सर। नो, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो, आपके पास यदि कोई इस टाइप का एलिप्स है या फिर सर्कल टाइप, मतलब सर्कल इज सबसेट ऑफ एलिप्स ओनली। बेटा यहाँ से यहाँ तक, यानी सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये ए बोलते हैं इसको, सेमी मेजर एक्सिस, और ये वाला होता है सेमी माइनर एक्सिस, इसको बी बोलते हैं, ठीक है? मतलब आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस पर इसका डिफरेंट वेट है और वाई एक्सिस पर डिफरेंट है, ठीक है?
तो ऐसे में आप लिखोगे इसका एरिया जो होता है उसको लिखते हो पाई ए बी, ठीक है, पाई ए बी। ए और बी क्या है बेटा? ए एंड बी सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो यदि यहाँ पर सर्कल होता तो आप बोलते थे कि ए इक्वल टू बी हो जाता, तो पाई ए स्क्वायर आ जाता है ना, पाई आर स्क्वायर, वही। समझ पाए? तो इस टाइप से इसका एरिया फाइंड करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। बेटा ओवरऑल वर्क का साइन आपको ऊपर वाले में नहीं लगाना है, ऊपर वाले में नहीं लगाना है, ठीक है। ऊपर वाले में ऑटोमेटिक आ गया वो, इस वाले में लगाना पड़ेगा, ठीक है। जहां पर वैल्यूज गिवन होती है पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, आप पार्ट बाय पार्ट प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर आपको क्या नहीं करना पड़ता है, वहां पर आपको साइन नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। ओके वो बेटा लोग यहाँ पर क्वेश्चन पीवी, में देंगे एलिप्स है या सर्कल है। बेटा ये सर्कल हो या एलिप्स क्या फर्क पड़ता है, वैल्यूज गिवन है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग चीजें दी हुई है, तो ऑब्वियसली एलिप्स ही मानेंगे, चाहे सर्कल भी हो, लेकिन तो भी उसको एलिप्स ही मान के करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। तो वर्क डन इन एंटायर साइकिल इज पाई, ठीक है। और देखो आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक ये देखो वी नॉट टू वी नॉट, तो ये पूरा वी नॉट हो गया, और यहां से यहां तक पी नॉट से टू पी नॉट तक ये पी नॉट हो गया। तो पाई ये पूरा कितना है, इसका हाफ करना पड़ेगा आपको, तो पाई पी नॉट बाई टू इंटू वी नॉट बाई टू। तो आंसर ये आ गया क्या, पाई पी नॉट बी नॉट बाई फोर। लेकिन साइकिल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क कैसा आता है, नेगेटिव आता है आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने पार्ट बाय पार्ट है ना, पार्ट बाय पार्ट ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए मुझे साइन पहले, मतलब साइन मुझे आंसर में नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पर खुद से लगाना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइन आना चाहिए। ओके समझ पाए? Sir, can you please scroll up a bit? ये पिछला वाला क्वेश्चन देखना था आपको, लास्ट क्वेश्चन। क्लॉकवाइज से फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्या बेटा? तो पार्ट वाइज किया तो हाँ पार्ट बाय पार्ट करोगे बेटा, हर एक चीज का आपको वहीं पर आंसर मिल रहा है, राइट। मतलब आप उसको हर एक चीज की वैल्यू रख रख के आंसर निकाल रहे हो, तो बेटा वहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर, अगर पार्ट वाइज नहीं किया तो फिर एंटी क्लॉक देखना पड़ता है ना। हाँ यस, पार्ट बाय पार्ट नहीं करते तो फिर आपको, हाँ फिर आपको साइन लगाना पड़ता है। जैसे इसको मैंने पार्ट बाय पार्ट नहीं किया, वन टाइम आंसर फाइंड किया डायरेक्टली, है ना, क्योंकि इसके पार्ट गिवन ही नहीं है, पूरा एक सिंगल प्रोसेस जो एक कंप्लीट साइकिल बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सर लाइक जहाँ पे पार्ट बाय पार्ट नहीं करते वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना साइन लगा दीजिए। हाँ वहां पर खुद से साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। डन डन डन, ओवर, फिनिश, खत्म। अरे एक बार वापस बताओ। बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि यदि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a है, तो इस यहाँ से लेकर सेंटर के डिस्टेंस को आप a लोगे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि 2b है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस b लोगे। तो बेटा सर्कल जैसे एरिया फाइंड करते हैं वैसे इलिप्स का भी होता है, लेकिन इसको पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस, यानी कि पाई ए बी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब अपन इस पूरे सर्कल को आप सॉल्व कर रहे हो तो बेटा आप यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, वी नॉट, और यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका डिफरेंस कितना है, हाइट है उसकी पी नॉट। तो बेटा इसका सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा, इसका हाफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो है पी नॉट बाई टू, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना है, वी नॉट बाई टू। यस और नो, समझ पाए? यस सर, गॉट इट। गॉट इट। तो इसलिए एरिया आ जाएगा पाई So ए। technically, we are measuring an oval and not a circle. या बेटा उसको एलिप्स बोलते हैं, मैं कब से एलिप्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, राइट। सो दैट ओवल इज एलिप्स ओनली, ओके।
इवन इट लुक्स लाइक अ सर्कल बट इट इज एन एलिप्स यानी कि ओवल शेप। ओके, वो साइकिल जैसे दिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ध्यान से देखो तो देखो आपको एक्स एक्सिस पर कौन दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, और वाई एक्सिस पर प्रेशर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीजें डिफरेंट है ना। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रेडी? ओके दोस्तों, तो एक क्वेश्चन पूछ लें हम आपसे। ये हो गया ना दोस्तों? यस सर। गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह से, 2 moles ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, 2 moles ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एट 300 केल्विन, फटाफट लिखते जाओ क्वेश्चन, आर kept in a non-conducting container enclosed by a piston, एक पिस्टन से उसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। द गैस इज नाउ कंप्रेस्ड, द गैस इज नाउ compressed to increase the temperature, to increase the temperature। बेटा गैस को क्या किया, कंप्रेस किया टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम, कहां से कहां तक, 300 केल्विन टू 400 केल्विन। 300 केल्विन से 400 केल्विन तक टेम्परेचर को इंक्रीज किया। उससे क्या मतलब करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। ओके दोस्तों, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस लिख लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाय द गैस, गैस ने कितना वर्क किया। आर की वैल्यू बेटा 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन ले सकते हैं ना। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। Sir, if it हाँ, is non-conducting container, meaning it's isothermal, right? what it is? Isothermal afterwards, right? बेटा यहाँ पर एक बात बोलिए, It सुनो। changes from 300 to नहीं 400. नहीं, इट इज नॉट आइसोथर्मल बेटा, लिखा हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। Okay, आपको एक sir. बात बोलिए, नॉन कंडक्टिंग, क्या बोला है, नॉन कंडक्टिंग, है ना। So बेटा heat change यदि doesn't ये happen. नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, मतलब बाहर से ना तो हीट आ सकती है और ना ही हीट जा सकती है So ना। adiabatic. हाँ, एक तरह से एडियाबेटिक है, लेकिन मैंने एडियाबेटिक आपको इसको पढ़ाया नहीं है, वो वाला नॉलेज आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। समझ पा रहे हो? हाँ, आपको बस ये याद रखना है कि नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब डेल्टा क्यू जीरो, तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब आप लिख लोगे डेल्टा क्यू जीरो। ओके, बाकी सारी चीजें आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स दिए है, मोनो एटॉमिक गैस है, टेम्परेचर कहां से कहां तक इंक्रीज हुआ है ये भी आपको गिवन है, तो आप खुद से कीजिए बच्चों, ट्राई इट बाय योर ओन वंस। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, बेटा एक बार फिर से चेक करो आपका आंसर, है ना। बेटा कंटेनर नॉन कंडक्टिंग है, मतलब बाहर से ना तो हीट आ सकती है और ना ही हीट जा सकती है। देखो सॉल्यूशन का हिंट मैंने लिख दिया, नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब डेल्टा क्यू जीरो लिखना पड़ेगा आपको। जब भी नॉन कंडक्टिंग लिखा हो ना आपको, तो आप क्या कर लोगे, डेल्टा क्यू को जीरो कर दोगे डायरेक्टली, ठीक है। अब अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लगाओ आंसर लाओ। बेटा वैल्यू ऑफ एफ मोनो एटॉमिक का मैंने आपको लिखवाया था डिग्री ऑफ फ्रीडम में, है ना। मोनो एटॉमिक के लिए 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है ना। ये सिद्धांत, आपका आंसर सही है, लेकिन साइन देख लो एक बार, साइन क्या सही है?
या करेक्ट, बिल्कुल सही है आपका आंसर, है ना बच्चों। आपको ये साफ साफ पता चल गया डेल्टा क्यू जीरो है, तो हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, क्या बोलता है वो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो गिवन है आपको, है ना, आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो गिवन है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कंक्लूड कर लोगे कि डेल्टा यू की वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इसके बराबर होगी। ओके, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो आपको तो वर्क डन फाइंड करना है ना, तो वर्क डन फाइंड करते हैं अपन, यहाँ से अपन डायरेक्टली बोल देते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ओके, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ओके, यहाँ पर लगा लो माइनस, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का माइनस एज इट इज लिख दिया। हाँ जी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला। डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो माइनस ऑफ एफ बाई टू यानी कि माइनस ऑफ 3/2, मोनोएटॉमिक के लिए 3 आता है। नॉर्मल सॉरी नंबर ऑफ मोल्स 2 दिया है तो 2 लिख लो। आर इज 25/3 क्वेश्चन में बोला है, और वैसे भी आपको पता है। और डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो 400 में से 300 माइनस कर लो। गॉट इट? यस दोस्तों, ये देखो 3/2 तो कंप्लीटली कैंसिल हो गया, और 2500 इज द आंसर, वो भी माइनस का। कोई पूछे एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, तो आप बोलोगे प्लस 2500, और वर्क डन पूछे तो माइनस 2500, क्योंकि नो हीट गिवन नो हीट टेकन आंसर। ओके दोस्तों, ठीक है, तो आप जिस जिसका भी माइनस 2500 आया दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन का बस एक ही हिंट था, नॉन कंडक्टिंग लिखा है, मतलब ना तो हीट आएगी ना हीट जाएगी, ठीक है, यानी कि डेल्टा क्यू जीरो। ओवर कर पाओगे? यस। बच्चों शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोग भी क्वेश्चन से उब गए होंगे ना कि सर कितने क्वेश्चन करा रहे हो, बस बस बस, क्या करें, जरूरी है कि दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, बेटा डेल्टा यू तो पॉजिटिव है लेकिन वर्क नेगेटिव है, समझ रहे हो ना। डेल्टा यू तो पॉजिटिव है, देखो यहां से देखो, ध्यान से देखो, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो इसको आप लिखोगे तो बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर आएगा ना। तो ये बेटा ये वाला माइनस है ना, तो ये यहाँ पर उसी का माइनस लगाया है, ठीक है। बाकी बाकी सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछते तो वो तो पॉजिटिव ही आती, वर्क डन नेगेटिव है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। A diatomic gas is heated. Diatomic gas is heated at constant pressure. At constant pressure, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस ध्यान से करना है आपको। At constant pressure, if 105 joules, यानी कि 105 joules of heat is given to the gas, given to the gas मतलब गैस ने हीट ऑब्जॉर्ब की है, ठीक है, गैस ने हीट एब्जॉर्ब की, इसका मतलब ये है गिवन टू द गैस। यदि गिवन बाय द गैस होता तो हीट रिलीज होती। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, तो फाइंड डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, तो प्रॉपर ही लिख देता हूं, ठीक है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। और नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है वर्क डन बाय द गैस। ट्राई दिस फास्ट। आपको फॉर्मूलाज पता है, लिखवा दिए थे मैंने। किस टाइप की ये प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। ओह सॉरी 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 मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, इट इज नॉट आइसोथर्मल, इट इज आइसोबारिक प्रोसेस, है ना, मैंने गलत बोल दिया बेटा, आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है पता नहीं आइसोथर्मल क्यों बोला मैंने, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। ओके,
ये लिखा हुआ है यार क्वेश्चन में, प्रेशर कांस्टेंट मींस आइसोबारिक नॉट आइसोथर्मल। There is a number of moles of gas given. The number of moles of gas not given. ओके, सिर्फ डायटोमिक गैस है इतना ही बोला है, उसकी जरूरत ही नहीं बेटा, है ना, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे डेफिनेटली यदि आपको फॉर्मूलाज याद है तो, नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो एक तो आंसर आया मेरे पास बेटा, उस आंसर में कुछ गड़बड़ है ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चेक करो, आपको फॉर्मूलाज याद है? सबसे पहले तो आपको ये याद है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, अरे सॉरी अपन डायरेक्टली लिखते हैं ना, हाँ चलो ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, आपको एक बात पता है, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था क्या, एन सी पी डेल्टा टी, है ना। और सीपी की वैल्यू मैंने क्या बोली थी बेटा, सीपी की वैल्यू मैंने बोली थी F/2 प्लस 1 इंटू आर होती है, राइट। और कैसा है, डायटोमिक गैस है ना, तो 5/2 प्लस 1 इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा 7R/2। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे डायरेक्टली, एन यहाँ पर 7/2 आर डेल्टा टी, सारी चीजें ठीक है, बस ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 105 जूल, 105, है ना। ठीक है, तो बेटा एनआर डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, बोलिए 30 जूल। और बेटा यही क्या होता है, वर्क डन, वी नो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेसेस एन आर डेल्टा टी या फिर पी डेल्टा वी, दोनों ये आपको 30 जूल वैल्यू देंगे। ओके, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी का क्या करें बेटा, चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी F/2 एनआर डेल्टा टी होता है ना। F/2 का मतलब 5/2 लगा लो, और एनआर डेल्टा टी कितना है 30 ना, 75 जूल इज द आंसर। यदि आप चाहते तो डिफरेंस भी ले लेते, 105 में से ये 30 माइनस कर लो। ठीक है, समझ पा रहे हो, आप चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है फ्रॉम फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये आपको पता है। यहाँ पर डाल दो, जो मैंने आपको बोला था ना वो यहाँ डाल दो, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 105 माइनस 30, 75 जूल। तो दोनों में से कैसे भी करो आपका आंसर तो आना ही है ना, आ ही जाएगा आंसर तो। इजी ना, यस बेटा, ऐसे ही। तो ये सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ये समझ में आया ना आपको कि नहीं? Understood. गुड, तो ये बेटा सारी बेसिक बेसिक चीजें हो गई। अब हम लोग करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, हेडिंग डाल दो या, बट उससे पहले मुझे बेसिक बेसिक चीजें कुछ डिफाइन कर देनी चाहिए, नहीं वही अच्छा रहेगा। हाँ, तो मैं आपको स्पेसिफिक हीट वगैरह तो बता चुका हूँ ना, मोलर स्पेसिफिक हीट, उसको थोड़ा डिटेल में लिखवाऊँ क्या? ठीक है, मैं आपको वैसे तो बता ही चुका हूँ, तो हम डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी वो चीज जो है, जो मैंने आपको बोला था कैलोरीमेट्री में आपको लिखवाऊंगा ही, तो क्यों हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करें, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सीवी की फॉर्मूला क्या होता है, सीवी का फॉर्मूला F/2 आर होता है, सीपी का फॉर्मूला F/2 प्लस 1 आर, वो आपको पता है, इसलिए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट डायरेक्टली लिखिए बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस, हेडिंग डाल दी एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम की वॉल्स पूरी तरह से इंसुलेटिंग होती है, मतलब ना तो कोई बाहर से हीट आती है और ना ही कोई हीट बाहर जाती है, मीन्स नो हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज बाय द सिस्टम। गॉट इट? आई बात समझ? तो हम बोलेंगे कि इफ देयर या फिर डायरेक्टली लिखते हैं इफ नो हीट, इफ नो हीट absorbed or released by the system, if no heat absorbed or released by the system, we can say due to insulating walls या non conducting walls। बेटा ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स लिखने का रीजन यही है यहाँ पर कि आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं पर भी नॉन कंडक्टिंग दिखे तो समझ लो डेल्टा क्यू जीरो है ना। If no heat absorbed or released by the system due to non-conducting walls, सर then the process, हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? सर वो जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें नॉन कंडक्टिंग वॉल्स था ना, तो वो एडियाबैटिक हो गया हाँ था। यस बेटा बिल्कुल एडियाबैटिक हो गया। ओके। ठीक है, and the process is called adiabatic process। ओके बच्चों, ठीक है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट चीज है बेटा? दिस प्रोसेस इज वेरी सडन, ये काफी सडन प्रोसेस होती है, so that there is no exchange, there is no exchange of heat या फिर this process is very sudden so that there is, इसको हटाओ यार, हाँ this is very sudden process, very sudden process so that the system do not get do not get do not get enough time, enough time to exchange the heat, exchange the heat, यानी कि सिस्टम को हीट एक्सचेंज करने के लिए इनफ टाइम ही नहीं मिल पाता, इतनी फास्ट प्रोसेस होती है ना। तो आप ये समझ लो कि नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, बस यही बात है इसकी। ओके, और जनरली क्या होता है बेटा, इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होती है, तो वी कैन से सिस्टम हैविंग इंसुलेटिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। ओके बच्चा लोगों, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि डेल्टा क्यू इज जीरो फॉर सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, यही इसकी पहचान है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे लिखोगे, तो वो इस तरह से डिफाइंड होती है, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है बेटा पीवी रेज टू गामा, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये गामा क्या होता है? गामा इज कॉल्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट। गामा को क्या बोलते हैं बेटा? एडियाबैटिक कांस्टेंट। बेटा ये आर की तरह ही होता है लेकिन इसको नीचे से लंबा कर दो ऐसे, ठीक है ना। या जैसे हम लोग ये आर लिख देते हैं तो आप इसको आर जैसे लिख के नीचे से थोड़ा लंबा कर दो तो ये गामा बन जाएगा। ठीक है, या अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो एक इक्वेशन तो ये हो गई, अब इसको हम लोग ना इसकी फॉर्म को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किससे? आइडियल गैस इक्वेशन को तो फॉलो करेगा ही, तो फ्रॉम पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को यूज करते हैं। बेटा एक बार मैं प्रेशर की जगह पर एनआरटी अपॉन वी लिखता हूं तो मेरे को एक फॉर्मूला मिलता है, और मतलब एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, और एक बार मैं क्या करूंगा, v की जगह एनआरटी अपॉन पी रख लूंगा तो मुझे एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो हम बोलेंगे कि और जो इक्वेशन आएगी
तो फ्रॉम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पर हमें दूसरी इक्वेशन क्या क्या मिल सकती है, वो मिल सकती है टी रेस टू गामा पी रेस टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वाली भी यूज की जा सकती है, ठीक है ना। ये कैसे आई, मैं नीचे इसका डेरिवेशन कर दूंगा, ठीक है। और एक और टी और वी की फॉर्म में भी देख लेते हैं, तो टी वी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। बेटा इतना समझ में आया, गामा क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज हमने लिख लिए, तीनों पर स्टार मार्क डाल देना। हाँ जी, देखो आपके पास फॉर्मूला है पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करोगे, अब पी की जगह एनआरटी अपॉन वी डाल दो, एनआरटी अपॉन वी, और यहाँ पर वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, बस यही चीजें हैं, यहाँ से समझ में आ गया। टी इज ओके, और ये v ऊपर आया तो -1 हो गई पावर, तो v रेस टू गामा और v रेस टू -1 मल्टीप्लाई होते हैं, तो v रेस टू गामा -1 आ जाता है, दैट इज कांस्टेंट। ये वाली इक्वेशन प्रूव हो गई, यस। अब pv रेस टू गामा को फिर से उठाओ, और इसमें ना अब पहले p की वैल्यू डाली थी, अब v की वैल्यू डाल दो। तो v की वैल्यू आप डाल सकते हो nRT अपॉन p, कहां से, आइडियल गैस इक्वेशन से। पावर गामा लग रही है कांस्टेंट, क्या आया बेटा, तो p रेस टू 1 माइनस गामा t रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, यस। तो सेकंड लास्ट इक्वेशन यानी बीच वाली इक्वेशन भी प्रूव हो गई, यस और नो, कोई दिक्कत किसी को। सर फर्स्ट वाला कैसे आई? फर्स्ट वाली कैसे आई बेटा, ये वी कैन से प्रैक्टिकली, मतलब एक तरह से ये पॉइजन्स लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको पॉइजन्स लॉ बोलते हैं, ये लॉ है, मतलब ये प्रैक्टिकल से आया है, लाइक वी कैन से हम लोग इसको डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। सर है ना, अगर प्रोसेस स्लो भी होता तब भी फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि वी आर हैविंग इंसुलेटिंग कंटेनर। या बेटा इंसुलेटिंग वॉल है और प्रोसेस स्लो है तो चल जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन सेमीकंडक्टिंग वॉल्स है, उस कंडीशन में आपको फास्ट प्रोसेस होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, पार्शियली कंडक्टिंग वॉल्स है तो ऐसी कंडीशन में सर तो जरूरी नहीं है ना इंसुलेटिंग कंटेनर होना चाहिए, सेमी कंटेनर। हाँ बेटा, यदि यदि पार्शियली इंसुलेटिंग कंटेनर है और वेरी फास्ट प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है, उस कंडीशन में भी वो एडियाबेटिक ही होगी, ठीक है। ओके सर। सर अपर पार्ट प्लीज, वो एडियाबेटिक प्रोसेस तक। Yes बच्चों, this one completed। सर 1 सेकंड। यहाँ पर मैंने ये ऐसे ही डिराइव किया है, ठीक है ना, बाकी वो ऊपर वाले फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको। बेटा ये चीजें आपको याद रखनी है, आगे बढ़े। स्लोप वगैरह अभी लिखना है हम लोगों को, है ना। हाँ, पर उससे पहले एडियाबेटिक कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में लिखना है। बेटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हियर गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी, और यदि सीपी की वैल्यू आप लिखोगे तो 1 प्लस एफ बाई 2 अपॉन एफ बाई 2, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको फाइनली मिलेगा 1 प्लस 2 बाय एफ, 1 प्लस 2 बाय एफ, ठीक है। और व्हाट इट इज कॉल्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे गामा इज इक्वल टू एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। इस गामा को क्या बोलते हैं बेटा, एडियाबैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो सीपी अपॉन सीवी के बराबर होती है, कि बच्चों। तो बेटा गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस कितना हो जाएगा, मोनो एटॉमिक गैस 1 प्लस 2 बाय एफ फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस 2 बाय 3 कर लो तो 5 बाय 3 मिल गया, ठीक है। डायटोमिक के लिए 1 प्लस 2 बाय 5, तो यहाँ पर आपको 7 बाय 5 मिल गया, बस इतना काफी है, ओके।
तो इस तरह से आप f की वैल्यू रखकर फाइंड कर सकते हैं। ओके, इतना समझ आया सबको? हाँ सर, कैन यू जस्ट स्क्रॉल अप? ठीक है, सफिशिएंट। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, डन? यस बच्चों, डन? ओवर? शैल आई कंटिन्यू? हेलो? Yes. यस, ओके। सो बच्चों, ये बेसिक सी चीज थी जो हमने कंप्लीट किया। अभी आगे बढ़ते हैं। अब एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या है वो आपको पता चल गया। इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, ठीक है? यस। अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट चीज जो है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। और एडियाबैटिक कर्व की स्लोप क्या होगी? तो सबसे पहले मैं पीवी कर्व या फिर कर्व ड्रॉ करके और स्लोप वगैरह सब एक साथ कर लेते हैं ना, या तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पीवी कर्व। पीवी कर्व यदि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं लेट से, तो वो कर्व बेटा आइसोथर्मल जैसा ही दिखता है, क्योंकि पीवी इजिकल्स टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, या पीवी रेस टू गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट है। मतलब बिल्कुल उसी तरह से, बस वी की कुछ ना कुछ पावर है, ठीक है? तो उसी टाइप का कर्व आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बस ज्यादा नहीं, ठीक है? इस टाइप का। तो लेट से यहाँ पर मैं स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो इस टाइप, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रेट लाइन, उसकी स्लोप। हाँ जी बेटा, ये किसका कर्व है? पीवी रेस टू गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट के लिए ऐसा कर्व आता है, ठीक है? सो इट इज जस्ट सिमिलर टू द आइसोथर्मल कर्व। पूरा आइसोथर्मल कर्व की जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। वो क्या होता है आपको समझ आएगा। हाँ जी, स्लोप क्या होता है बेटा? आपको पता है पीवी रेस टू गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट। तो क्या मैं इसको वॉल्यूम से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? यस, डीपी अपॉन डी, या पी। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से p को एज इट इज फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो गामा v रेज टू गामा -1, ओके, प्लस v रेज टू गामा एज इट इज, और यहाँ पर p का डिफरेंशिएशन इज dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? मैंने सिर्फ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पूरी टर्म को डिफरेंशिएट किया, यूवी रूल लगा लिया, यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर मुझे dp अपॉन dv की वैल्यू मिलती है। इसको पूरे को यदि आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है माइनस ऑफ गामा p अपॉन v, दैट्स ऑल। माइनस ऑफ गामा p अपॉन v मिल रहा है। तो ये आपको मिल रही है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना? ये स्लोप में सॉरी आइसो अरे यार, एडियाबैटिक प्रोसेस, जो कि आइसोथर्मल की फॉर्म में आ जाएगी, है ना? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। यस और नो? करेक्ट ना? ये दोनों में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। ओके बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? ऊपर स्क्रॉल करूं? ये लो, ठीक है, ऊपर वाली चीजें लिख लो, फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये सब नोट किया? आगे बढ़े? ये नोट कर लो जल्दी से, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। Sir, but dp by dv is slope of pv curve also, na, in isothermal process. बेटा डीपी बाई डीवी तो सबके लिए ही आएगा, कोई सी भी प्रोसेस हो, सबके लिए स्लोप तो डीपी बाई डीवी होता है। आइसोथर्मल के लिए माइनस ऑफ पी अपॉन वी आया था, देखो ओपन करके, Yes, sir. माइनस ऑफ पी अपॉन वी, और यहाँ क्या है? माइनस गामा पी अपॉन वी, राइट? तो एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप जो होती है वो गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ओके? Okay, sir. यस, डीपी अपॉन डीवी तो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू ऑफ स्लोप इज माइनस गामा पी अपॉन वी। आया समझ? बेटा इसमें कुछ बहुत ज्यादा सोचने के लिए नहीं है। पहला पीवी कर्व ड्रॉ कर लिया, आगे बढ़े। 1 minute. Sir, आपने p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना dp by dv में, like to differentiate? मैंने किसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मैंने सिर्फ इस पीवी रेज टू गामा को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया वी के रेस्पेक्ट में।
तो ऐसा आया, फिर इसको फर्दर सॉल्व किया तो मेरे को ये dp अपॉन dv की वैल्यू ऐसे मिल गई। मैंने कुछ भी अलग से वैल्यू ला के यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं की। Sir, we could have done like this, dp by dv and then p को वो वाले फंक्शन से सब्स्टिट्यूट कर लो, कांस्टेंट अपॉन v गामा। कांस्टेंट अपॉन v गामा मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। हेलो। So like I write dp by dv, हाँ then उसके बाद from there I am substituting value of p like constant upon v gamma, ओके, and then उसके बाद further solve किया। तो सी आ रहा है। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। आपके पास प्रेशर की वैल्यू है, आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू है, आपके पास गामा की वैल्यू है, तो आपको स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, नो नीड टू सॉल्व फर्दर। ओके, Okay sir। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, ओके बच्चों, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो बेटा ये तो हो गया पीवी कर्व, है ना। तो बेटा आपको यहाँ पर एक बात पता चली कि पीवी कर्व और एडियाबेटिक कर्व तो एक जैसे दिखते हैं, मतलब आइसोथर्मल कर्व और एडियाबेटिक कर्व एक जैसे दिखते हैं, तो फिर इन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे, है ना। तो वो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, उससे पहले हम वर्क डन वगैरह के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू बेटा इसका फॉर्मूला हमेशा ही सेम रहता है, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, या इसी को आप लिख सकते हो एम सी बी डेल्टा डी। ओके, ये फॉर्मूला फिक्स है। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला एक ही चीज है और हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी की कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए यही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेल्टा क्यू जीरो होता है, वो आपको पहले से पता है, राइट, शुरुआत में ही लिख लिया था, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। तो आपको एक और बात पता चली, हेंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो मतलब वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब आप इसको माइनस ऑफ एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बात यह है कि एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, लेकिन क्वेश्चन में आपको एफ नहीं दिया हुआ है, लेट से आपको गामा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गामा। तो बेटा गामा की फॉर्म में इसको कैसे लिखें? तो आपको एक चीज पता है क्या, कि गामा इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2/f होता है। ओके, यहां से मैं f बाई टू की वैल्यू फाइंड करूं तो कितना आता है? यस, ये गामा, ये 1 उधर चला जाएगा, गामा माइनस 1 और उसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन गामा माइनस 1। यस दोस्तों, एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. यस, तो बेटा f बाई टू की वैल्यू ये है, तो मैं f बाई टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लूं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलता है? W इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी अपॉन, यहाँ पर आप लिखेंगे गामा माइनस 1, वो माइनस साइन एज इट इज है ना, ये वाला माइनस साइन एज इट इज है। ओके, अब इस साइन को ये गामा नीचे गामा वाले में ले लो चाहे तो, है ना, या फिर अंदर ना भी लो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। एन आर यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना, और नीचे कौन है? गामा माइनस 1। ओके, तो आप यहाँ पर इस माइनस साइन को अंदर ले लो, तो एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। या तो इसको ऐसे याद रख लो, या तो इसको ऐसे याद रख लो, या फिर इसको ऐसे याद रखो, W इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, कहाँ गया, ये रहा। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपकी इच्छा, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा एन आर डेल्टा टी यानी कि एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। दोनों में से कोई भी याद रख लो बेटा, बात एक ही है ना। यस और नो? टी आई क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, और टीएफ इज फाइनल टेम्परेचर। ओके, कोई मुझे बोलेगा कि नहीं सर मेरे को तो ये टेम्परेचर की फॉर्म में कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो टेम्परेचर की फॉर्म में कैसे लिखूं? तो आपको एक और चीज तो पता ही है ना बेटा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो एन आर
टी फाइनल को मैं पी फाइनल वी फाइनल लिख सकता हूं, तो वर्क डन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है, ओके दोस्तों, तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। बेटा ये वाली टर्म सबने लिख ली थी, राइट? इक्वेशन सबने लिख ली थी, उसके बाद ये स्लोप भी सबने लिख ली थी, है ना? यहाँ से लिख रहा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस, कॉपी पेस्ट दिस, इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है। कि दोस्तों बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप अभी के लिए इतना कॉपी कर लो। ठीक है, बेटा ये सीपीवी नहीं है, यदि आप इसको सीपीवी समझते हो तो ये सीपीवी नहीं बेटा, ये ब्रैकेट था, मैं क्लोज करना भूल गया, है ना? मेरा कहने का मतलब था ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो सीपीवी नहीं था, ये ब्रैकेट था ऐसे। ओके, ये सबने नोट किया? मैं स्लो फॉर्मूला पर जाऊंगा अभी। स्लो फॉर्मूला तो यहाँ है, ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, या ऑल ऑफ यू हैव नोटेड? ये रहा बेटा, ये फाइनल है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है। या यू कैन लीव बेटा, हो गया लेक्चर खत्म, है ना? ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये ग्राफ आइसोथर्मल जैसा ही होता है, अब क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय ऑल।